चलो भाई, गुड इवनिंग सभी को। सुना ही होगा नाम। अजमेर कोर्ट ने बुला लिया, आइए सर। आप कुछ बोल रहे थे, हमने सुना है हमारे बारे में। कोर्ट मतलब हमारे बारे में तो नहीं, कोर्ट के बारे में जन बोल रहे थे। आइए सर, बताइए क्या बोल रहे थे आप। तो भैया कोर्ट के बारे में कुछ उल्टा सीधा बात नहीं करते हैं। कोर्ट विद ड्यू रिस्पेक्ट सभी लोग बोलेंगे क्या, कोर्ट ही जो है जुडिशरी इज सुप्रीम। सभी लोग लिखिए कमेंट में, जुडिशरी सुप्रीम। जुडिशरी के आगे कोई बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता। ठीक है, चलो हलवा सेरेमनी हो गई। हाँ हाँ, कोर्ट ने बुला लिया। और हमने भी कुछ टाइम पहले कुछ बोला था, लेकिन हमने तो अच्छे शब्द बोले जुडिशरी के लिए। हमने जब भी बोला है, मेरे मुंह से अगर कुछ भी निकला भी है अगर, तो जुडिशरी की प्रेस के खिलाफ के सिवा और कुछ निकला ही नहीं। जज की मैं इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, ठीक है, कि मेरा खुद का एक केस चल रहा है काफ़ी लंबे टाइम से, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं। मैं बोलता हूँ जज साहब आप अपना पूरा टाइम लीजिए, आप समर वेकेशन में जाइए आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पैसा तो आता जाता रहेगा, हाथ कमाए ले आराम से बढ़िया। जब आपका मन करे तब आप बढ़िया डिसीजन दे दिया, ऐसे कुछ नहीं, क्योंकि जुडिशरी ही सुप्रीम है। ठीक है, जुडिशरी से बड़े कोई है ही नहीं। बस अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलना चाहूँगा। ठीक है, तो जुडिशरी के बारे में अगर किसी ने कमेंट में लिखा कुछ, मैं सच बता रहा हूँ, फिर लड़ाई हो जाएगी। हाँ, जुडिशरी के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकता हूँ। आते हैं अभी बजट एंड टैक्सेशन पे। अब ये बजट होता क्या है? वैसे तो हमने पॉलिटी में पढ़ा है आर्टिकल नंबर 112 में, एंड कि भाई वहाँ बजट नहीं लिखा हुआ है, वहाँ पर तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, वार्षिक वित्तीय विवरण है। तो ये है क्या? ये वैसे हम पॉलिटी में पढ़ चुके हैं। मेरे यार इधर आसपास पन्ने बहुत फैले पड़े, डिस्ट्रैक्शन हो रही है मुझे। पन्ने क्यों फैले पड़े हैं तो पता चल जाएगा अभी 3-4 दिन में। आनंद ने तो झलक ले भी ली है। चलो भाई, आनंद ने जो है आनंद ले लिया पहले ही। चलो तो स्टार्ट करते हैं। बजट तो इट इज़ एन अप्रॉक्सीमेशन ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस ओवर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि ये क्या है बजट? ये एक रिसीट और एक्सपेंडिचर, जैसे कि हम अपने घर का बजट मेंटेन करते हैं सिंपल यार, भाई कितना पैसा है, कितना पैसा गया, वो सब हम पॉलिटी में पढ़ चुके हैं। या फिर एस्टिमेशन होता है कि अगले फाइनेंशियल ईयर में कहाँ से, अप्रॉक्सीमेशन है कि कहाँ से हम अर्न करेंगे और कहाँ पे पैसा खर्च करेंगे एक फिजिकल ईयर में। कमेंट में जल्दी से बताइए, फिजिकल ईयर कहाँ से कब से स्टार्ट होता है? कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से, एंड इट गोज ऑन टिल 31 मार्च। ठीक है सर, आप तो क्लास नहीं लेने वाले थे। हाँ लेकिन ले लिया ना, इसी बात का तो आनंद है। चलो तो अब फंक्शंस ऑफ देखते हैं बजट। अब सीरियस हो गए थोड़ा सा, सीरियस हो जाना। फंक्शंस क्या होते हैं बजट के? तो ध्यान रखना 3 फंक्शंस होते हैं बजट के। 3 फंक्शंस क्या होते हैं? पहला होता है एलोकेशन फंक्शन। हर सेक्टर में, हर मिनिस्ट्री को बजट एलोकेट किया जाता है, दैट इज एलोकेशन फंक्शन। दूसरा होता है बजट का रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है रीडिस्ट्रीब्यूट करना पैसे को। कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट करना? गवर्नमेंट टैक्स लगाती है और वो टैक्स का पैसा गरीब लोगों में बांटती है एक तरह से, नॉट नेसेसरली डायरेक्टली कैसे भी, तो उसको हम रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, एंड तीसरा इज स्टेबिलाइजेशन फंक्शन। ठीक है, स्टेबिलाइजेशन फंक्शन यानी कि इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने का काम रहता है। ठीक है, एलोकेट करना फंड्स को, उसको रीडिस्ट्रीब्यूट करना एंड स्टेबलाइज करना। ठीक है, ये 3 काम होते हैं बजट के। अब यहाँ पे ध्यान ये रखिएगा कि रिसीट जहाँ मैं बोलूँगा दैट वुड मीन गवर्नमेंट की इनकम, और जहाँ एक्सपेंडिचर बोलूँगा उसका मतलब एक्सपेंडिचर ही होगा। ठीक है, रिसीट समझ नहीं आता क्या होता है रिसीट, तो रिसीट कुछ और नहीं बल्कि इनकम ही होती है गवर्नमेंट की, उसको हम रिसीट बोलते हैं। एक्सपेंडिचर को एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ठीक है, अब बजट के 2 पार्ट होते हैं, एक रेवेन्यू पार्ट होता है, कैपिटल पार्ट होता है। ध्यान से समझना, अब यहाँ से मैं रिपीट वगैरह नहीं करूँगा, अगर ध्यान है आपका यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। ठीक है, तो बजट के 2 पार्ट होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल। ठीक है, राजस्व और पूंजी इसको बोलते हैं। इनको भी फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ऐसे इमेजिन करो कि भाई आपकी ये पॉकेट्स हैं, एक लेफ्ट वाली है रेवेन्यू, राइट वाली है कैपिटल। समझ आई बात? अब लेफ्ट वाली पॉकेट में या तो आप पैसा डाल सकते हो, या तो पैसा वहाँ पे आ सकता है, या तो पैसा तुम निकाल सकते हो। 2 ही काम है, बताओ मुझे। लेफ्ट और राइट में दोनों वही सेम काम कर सकते हो ना, तो उसमें पैसा डाल सकते हो या निकाल सकते हो। सिंपल सी बात है। अगर पैसा डाल रहे हो यानी कि तुम्हें अर्निंग हो रही है, तो उसको बोल देंगे रेसीट, एंड इट वुड बी टर्म्ड एज रेवेन्यू रेसीट। अगर उससे पैसा तुम खर्च कर रहे हो, उससे पैसा निकाल रहे हो, तो उसको हम बोलेंगे एक्सपेंडिचर, मतलब कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। सेम गोज फॉर कैपिटल ऑल्सो, कैपिटल रेसीट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझ में आ रही बात? इतनी बात समझ में आई? सर रेवेन्यू कैपिटल क्या है? इमेजिन द मैस पॉकेट। अभी समझ में आ जाएगा क्या है। ठीक है, इमेजिन द मैस योर पॉकेट, लेफ्ट पॉकेट राइट पॉकेट। लेफ्ट वाली में पैसा आ सकता है, जा सकता है, राइट वाली में आ सकता है, जा सकता है। सिंपल, क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है, अब बात ये आती है कि किस तरह का, क्योंकि जैसे कि आपने अपने माइंड में इस चीज़ को बना रखा होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लोग मतलब मुझे मतलब एक टाइम पे क्या OCD है रहता है मुझे। ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक है, काफ़ी लोगों को पता होगा। ठीक है, और मुझे एक टाइम पे बहुत एक्सट्रीम था, एक्सट्रीम फॉर्म में। ठीक है, और अभी तो जैसे मुझे पता है कि हाँ ये 3 टर्म्स होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं OCD। पहले मुझे पता नहीं था कि क्या है, मुझे ऐसा लगता था आई एम अ काइंड ऑफ स्पेशल चाइल्ड। स्पेशल होता नहीं है, नॉट नेसेसरली इन दी रॉन्ग और दी राइट वे, कि भाई मैं बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूँ या फिर मैं वैसा टाइप हूँ। ठीक है, मतलब स्पेशली एबल टाइप। लेकिन मुझे लगता तो कुछ तो है, कुछ तो है।
ठीक है, पता नहीं था मुझे क्या है। ठीक है, तो मुझे क्या रहता था कि जो भी मैं अब मेरा ये रहता था कि जो भी अगर करेंसी होगी, ठीक है, करेंसी एक अच्छी चीज़ है ना। अगर गिर जाता है पैसा तो उसको हम मतलब है ना उसके पैर छूते हैं, है ना। होता है, कितने लोग करते हैं, ये करते हैं कि नहीं करते हैं कि लक्ष्मी जी की इज्जत करनी चाहिए ना, ऐसे फेंकना नहीं चाहिए। तो जो चीज़ मतलब कि इज्जत करनी चाहिए, फॉर एग्जांपल करेंसी, तो वो हमेशा मैं अपनी राइट पॉकेट पे रखता था, ठीक है। और लेफ़्ट पॉकेट में अगर मैं करेंसी चली गई तो भाई मैं एकदम, होता है ना कि एंग्जाइटी होने लगती थी मेरे को। ये थे मेरे साथ इश्यूज इतने एक्सट्रीम लेवल के। अगर लेफ़्ट वाले में करेंसी चली गई, मतलब कभी आप लेफ़्ट में, मतलब मेरा होता ही नहीं था कि मैं करेंसी इस तरह से रखूँ, नोट वगैरह, ठीक है। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि आपने भी अपने माइंड में कुछ ऐसा फ्रेमवर्क बना रखा है कि लेफ़्ट वाले में मुझे इस तरह का पैसा रखना है, दोनों में ही पैसा है, ठीक है। अब मुझे पता है कुछ लोग रिमार्क्स ज़रूर मारेंगे, है ना, इस चीज़ पे। वेरी ट्रू। सर आपका फेवरेट बैट कंपनी कौन है? बैट तो यार पहले ऐसे ही उसमें MRF लिखा रहता था, लेकिन चूना से बना रहता था वो तो जब टूटता था तो उसके अंदर से चूना निकलता था, तब पता चला है भाई यार ये MRF वो वाला नहीं जिससे सचिन खेलता है, ये तो धोखा हुआ है अपने साथ। एवरी सक्सेसफुल मैन स्पीच आफ्टर सक्सेस हाँ हाँ भाई, ऐसा होता था। और ऐसा ऐसा होता था ना, ऐसा होता था ना कि मैं बता नहीं सकता हूँ, मतलब तुम लोग हंसोगे, मतलब सोचोगे ये क्या है क्या ये तो वो तो मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा, लेकिन बहुत एक्सट्रीम फॉर्म में था, मतलब एक टाइम में तो मैं बता नहीं सकता हूँ, ठीक है। खैर, तो ये चीज़ समझ में आई। तो आपने कुछ ऐसा बना रखा है कि लेफ़्ट में ये वाला आएगा पैसा इस तरह का, जैसे फॉर एग्जांपल लेफ़्ट में ऐसा रखूँगा, राइट में जैसे फॉर एग्जांपल मुझे बड़ी पेमेंट करनी है, जैसे EMI भरनी है, कुछ भी बड़ी पेमेंट करनी है, तो मैं राइट वाली पॉकेट का इस्तेमाल करूँगा ताकि मुझे याद रहे, हाँ। और लेफ़्ट वाली का जो मुझे फ्रीक्वेंट करना है, जैसे कि दूध लेने जाना है, दही लेने जाना है, कुछ भी हो गया, ठीक है, चाय पीनी है, तो इस तरह का मैं लेफ़्ट का यूज़ करूँगा। राइट में मैं तभी हाथ डालूंगा जब मुझे बहुत ही बड़ी पेमेंट करनी होगी, हाँ, क्योंकि वहाँ पर मान लो कि पर्स रखी हुई है, आपकी पर्स रखी हुई है, लेफ्ट वाले में ऐसे ही अपने चिल्लर डाल रखे हैं, क्लियर। वैसे ही है ये, जी हाँ, वैसे ही है ये। रेवेन्यू में क्या होता है, ऐसे याद करो, जो फ्रीक्वेंट पेमेंट्स होती हैं, जो बहुत ही फ्रीक्वेंट पेमेंट्स होती हैं, और इसमें नॉट सो फ्रीक्वेंट, ये कोई क्लासिफिकेशन कहीं लिखा नहीं हुआ, इस समझने के पर्पज़ से बस तुम्हें बता रहा हूँ, ताकि अगर पूछेगा तो तुम्हें ऐसे याद आ जाएगा, अच्छा फ्रीक्वेंट एंड नॉट सो फ्रीक्वेंट, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि गवर्नमेंट को सैलरी पे करनी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, तो वो क्या ऐसा वंस इन अ लाइफ टाइम टाइप होता है, लाइफ टाइम तो नहीं, लेकिन हाँ जैसे साल में एक बार 2 बार ऐसा होता नहीं, हर महीने करना पड़ता है, रिकरिंग है, बार बार रिकरिंग है, बार बार जा रहा है। तो रेवेन्यू में रखोगे कि कैपिटल में रखोगे, किस में रखोगे आप बताओ जल्दी से। रेवेन्यू रखोगे, अभी बताया फ्रीक्वेंट है। अब ये पैसा आ रहा है गवर्नमेंट के लिए, जा रहा है, गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखना है, गवर्नमेंट जॉब के एम्प्लॉयज़ के पर्सपेक्टिव से नहीं देखना है कि उसके लिए पैसा आ रहा है कि जाना। गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉकेट्स हैं, तो गवर्नमेंट के लिए पैसा आ रहा है कि जा रहा है, उसको गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को पैसा देना पड़ रहा है, जा रहा है, उसका खर्चा है। तो लिख दो यहाँ पे क्या, सैलरी एंड वेजेस, लिख दूँ यहाँ पेंशन, दिक्कत तो नहीं है, समझ आई बात। अब गवर्नमेंट ने लोन लिया, किस में रखोगे, रेवेन्यू में, कैपिटल में। जिन लोगों को पता है ना पहले से ही, वो मत कमेंट करना, ठीक है, तो तुम्हें पता ही है, अब उसमें तुम क्या ही लॉजिक ढूंढोगे कि, है ना, वो तो तुम्हें पहले से पता है। जिनको नहीं पता वो बताओ किस में रखोगे तुम रेवेन्यू, जिनको पता है कमेंट मत करना, जिनको नहीं पता है वो बताओ, रेवेन्यू में रखोगे कैपिटल में रखोगे। लोन लिया भारत सरकार ने, किस में रखोगे। कमेंट आया नहीं, थिंक टाइम लगेगा, मैं पहले लिख देता हूँ, आप देखना मैच करना, ठीक है। लोन लिया है, लोन रोज़ रोज़ तो कोई लेता नहीं है, कभी कभी लेता है, रोज़ रोज़ की कोई लोन लेगा भी तो देने वाला देगा भी नहीं, तो किस में रखूँ, कैपिटल में रखूँ। अब रेसीट में कि एक्सपेंडिचर में, खर्चा थोड़ी ना है, ले रहा है लोन ले रहा है, बाद में जब लोन का जब रीपेमेंट होगा, ठीक है, यानी कि ये जो लोन लिया है जब उसको रीपे करेंगे तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, और लोन अगर लेंगे तो रिसीट में, सिंपल। या अगर हम लोन किसी को दे रहे हैं,
ये तो लोन चुका रहे थे, दे थोड़ी ना रहे थे किसी को, ये तो लोन चुका रहे थे जो हम लिए थे। ये है लोन, अगर किसी को हम लोन किसी को अगर सैंक्शन किया जा रहा है तो सिंपल लोन का रीपेमेंट और लोन को देना, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, गवर्नमेंट को जो टैक्स से कमाई होती है, जो टैक्स आता है गवर्नमेंट के पास, उसको आप किस में रखना चाहेंगे? अगेन, जिन्हें पता है प्लीज़ कमेंट मत करना, ठीक है? जिनको नहीं पता है वो बताओ, किस में रखोगे टैक्स को? अब टैक्स क्या है? टैक्स है सर, जैसे हम कुछ भी खरीदते हैं, आप गए अपने लिए टी शर्ट खरीदी, आपने टैक्स पे किया है। ऐसा थोड़ी ना कि नहीं कि टैक्स पेयर सिर्फ इतने ही हैं भाई। हाँ, हो सकता है आप इन डायरेक्ट टैक्स ना पे करते हो, आप इनकम टैक्स ना पे करते हो, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स तो हर कोई पे करता है, हर कोई पे करता है, एवरी सिटीजन। जो कुछ भी खरीद रहा है, नमक भी खरीद रहा है, उसमें भी आप टैक्स भर रहे हो, सिंपल सी बात है। तो टैक्स तो हर एक चीज़ में जा रहा है और हर महीने जा रहा है। गवर्नमेंट आंकड़े भी देती है कि इस महीने इतने लाख करोड़ का हमने जीएसटी कलेक्ट किया, तो हर महीने जा रहा है, हर महीने। जैसे गवर्नमेंट को सैलरी देनी पड़ रही थी हर महीने, वैसे रिसीट भी मिल रही है हर महीना। तो हर महीने हो रहा, रिकरिंग है, रेवेन्यू में रखूंगा और गवर्नमेंट को मिल रहा है, उसकी इनकम है, उसकी अर्निंग है टैक्स, तो टैक्स का पैसा रखूंगा इसमें मैं, सिंपल। अब एक ध्यान से सुनना एक चीज़, ठीक है? नहीं ऐसा ही है, हम बताओ अभी सर। अच्छा वो चीज़ वो बाद में बताएंगे, अभी नहीं, अभी यहाँ पे फोकस करो, ठीक है? लोन लिया है, लोन दिया है, ठीक है, क्लियर? अब मुझे बताओ, लोन ऐसे तो मिल नहीं जाता है, खैरात का पैसा तो मिला नहीं है। खैरात अलग चीज़ होती है, खैरात को बोलते हैं क्या? खैरात को बोलते हैं टेक्निकल टर्म में ग्रांट, उसको हम भी लेंगे, ठीक है? उसको भी देखेंगे अभी, लेकिन अभी हम लोन की बात कर रहे हैं भाई। लोन खैरात में नहीं मिलता, लोन में ब्याज चुकाना पड़ता है, चुकाना पड़ता है ब्याज। अब मुझे बताओ, ब्याज एक बार चुकाना पड़ता है या बार बार चुकाना पड़ता है? बता दीजिए। लोन को किस में रखना चाहोगे, रेवेन्यू में कि कैपिटल में? मैं हिंट दे रहा हूँ, हिंट है आपके लिए। लोन इंटरेस्ट जो होता है, ब्याज एक बार चुकाना पड़ता है या बार बार चुकाना पड़ता है? बता दीजिए, जल्दी बताओ। तो इंटरेस्ट सर, मैंने लोन लिया किसी से, 50,000 रुपये लिए भाई, ब्याज तो हर महीने दूंगा ना उसको जाके। लो भैया 50,000 का ये 2,500 ब्याज हुआ, फिर लो 2,500 हुआ, लो 2,500 हुआ, भाई ये 50,000 पकड़ो, छुट्टी करो। तो लोन का रीपेमेंट तो एक ही बार हुआ, लेकिन ब्याज तो हर महीने महीने भरा गया था ना, और ब्याज भरा गया था, ब्याज मिल रहा है गवर्नमेंट को। अच्छा हाँ, तो वो आएगा नॉन टैक्स रेसीट में। तो नॉन टैक्स रेसीट में, नॉन टैक्स रेसीट में ब्याज का पैसा, टोल टैक्स का पैसा, ये सब इसमें आ जाता है। और ब्याज दोगे भी तो, जो लोन लिए हो उस पर ब्याज देना भी तो पड़ेगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपका जो इंटरेस्ट है ब्याज का, ठीक है? इंटरेस्ट, यहाँ भी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट लिखा नहीं है, नॉन टैक्स रेसीट लिख दिया, उसी में आपका इंटरेस्ट आ जाएगा, और बाकी भी पैसा जो खर्च पैसा जो मिलता है सरकार को, क्लियर? अब ये लेते हैं ग्रांट, ठीक है, अनुदान जिसको बोलते हैं। माफ़ हो जाए तो एक बार भी, माफ़ हो जाए तो एक बार भी नहीं। हाँ बेटा, ये भी सही है। और मधुसूदन, आज पापा जी कहाँ हैं? चलो, तो हाँ, ग्रांट पे आते हैं। तो लोन वाला कॉन्सेप्ट समझ गए। ग्रांट जो होता है लोन के जैसा नहीं होता है। लोन में हमें इंटरेस्ट रेट पे करना होता है, इंटरेस्ट रेट मिलता है, ब्याज मिलता है, ठीक है? ग्रांट जो होता है उस पर कोई ब्याज वगैरह पे नहीं करना होता है। ग्रांट आता है रेवेन्यू साइड में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ग्रांट देती है कि लो भैया, क्योंकि वो फाइनेंस कमीशन रिकमेंड करता है कि स्टेट को इतनी ग्रांट मिली, स्टेट को इतनी ग्रांट मिलनी है, तो जो ग्रांट दिया जाता है वो रेवेन्यू का पार्ट होता है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक? अब यहाँ पर एक हम कॉमनैलिटी को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, एंड दैट इज़ व्हाट इट इज़ कि यहाँ लोन, और अभी अभी खत्म नहीं हुआ किस्सा पूरा, पहले किस्सा खत्म ही कर लेते हैं कायदे से, ठीक है? खत्म ही करते हैं लोन, ये सब समझ में आ गया। अब मुझे बताओ, भारत सरकार रोड बना रही है, स्कूल बना रही है, हॉस्पिटल बना रही है, कॉलेज बना रही है, म्यूजियम बना रही है, किस में रखेंगे आप, रेवेन्यू में कि कैपिटल में? अगेन जल्दी से खुद से एक्टिविटी करो, खुद का दिमाग लगा, ऐसे नहीं देखें कमेंट में क्या लिख रहे हैं बाकी लोग वही लिख देते हैं, उससे काम नहीं चलेगा। एग्जाम हॉल में कोई साथ में नहीं बैठा होगा जो तुम्हें बताएगा, ठीक है? तो खुद से सोचो किस में रखोगे। तो क्योंकि वो रोज रोज रोड नहीं बनती, हर महीने रोड नहीं बनती है, ठीक है? हर महीने स्कूल कॉलेज नहीं बनते हैं, ठीक है? कभी कभी होता है, उसको जो भी डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है, जिसमें कि हम क्या डेवलप कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक? दैट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी डेवलप किया जाता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है, ठीक है? लोन लिया, प्लस अब मुझे बताओ, अगर गवर्नमेंट के पास, जैसे कि कल हम बैंक पढ़ रहे थे, ठीक है, ध्यान सुना, उसमें मान लेते हैं भारत की कोई, मतलब भारत सरकार के तहत बैंक है, ठीक है? गवर्नमेंट यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक है, पीएसबी, ओके? पब्लिक सेक्टर बैंक नहीं, सरकारी बैंक। भारत सरकार ने क्या बोला, प्राइवेट डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी
डेवलप किया जाता है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट होता है, ठीक है। लोन लिया प्लस अब मुझे बताओ, अगर गवर्नमेंट के पास, जैसे कि कल हम बैंक पढ़ रहे थे, ठीक है, ध्यान सुनना, उसमें मान लेते हैं भारत की कोई मतलब भारत सरकार के तहत बैंक है, ठीक है, गवर्नमेंट यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक है, पीएसबी, ओके, पब्लिक सेक्टर बैंक है नहीं सरकारी बैंक। भारत सरकार ने क्या बोला, प्राइवेट पैसे इसको हम बेच रहे हैं, जिसको खरीदना खरीद ला के खरीद लिया किसी ने, और भारत सरकार को क्या मिल गया, पैसा मिल गया। मान लेते हैं इस बैंक को बेचने से भारत सरकार को 3,000 करोड़ रुपये मिल गया। किस में डालोगे इसको, रेवेन्यू में डालोगे, कैपिटल में डालोगे, देता हूँ रेवेन्यू में कि कैपिटल में, किस में डालोगे आप इसको, किस में डालोगे। तो सिंपल, ये जो डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा, इसको बोलेंगे विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट। ये रोज रोज तो हो नहीं, कभी कभी हो रही है। अब ये जो रोज रोज और कभी कभी है, रोज रोज और कभी कभी, ये इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन नहीं, टेक्निकल डेफिनेशन नहीं, आपको एनसीईआरटी वगैरह में नहीं मिलेगी। वहाँ पे क्या मिलेगा, एसेट और लायबिलिटी का फ्लो। हाँ, कि एसेट और लायबिलिटी, एसेट लायबिलिटी होता क्या, समझ लो। एसेट लायबिलिटी, एसेट का मतलब होता है पूंजी और लायबिलिटी का मतलब होता है देयता, लायबिलिटी, एसेट एंड लायबिलिटी, ठीक है। अब तुम मुझे बता रहा, ठीक है, एसेट मतलब वो चीज़ होती है, एसेट मतलब अच्छा अच्छा, लायबिलिटी मतलब बुरा बुरा, क्या 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 फील करना, एसेट सुनते हाँ क्या अच्छा अच्छा, लायबिलिटी छी ससुर, ये वाला फील आना, ठीक है। एसेट सुनते वाह दिल खुश हो गया, लायबिलिटी छी ससुर, ये आपका फीलिंग आना चाहिए। अब तुम मुझे बताओ, ध्यान से बताना मुझे, ठीक है, तुम्हारे पास प्रॉपर्टी है, किस में रखोगे इसको, एसेट में, लायबिलिटी में, हल्दी से प्रॉपर्टी को एसेट में रखोगे, लायबिलिटी में। तुम लोन को एसेट में रखोगे या लायबिलिटी में, डिसइन्वेस्टमेंट विनिवेश कर दिया, इसको एसेट में रखोगे या लायबिलिटी में, मुझे बताओ जल्दी से। नेशन वांट्स टू नो, बताओ जल्दी। हाँ एसेट सुनते हाँ क्या एसेट है एसेट, अच्छा एसेट लायबिलिटी, एसेट लायबिलिटी, अरे थोड़ा सा लिख भी दिया करो, प्रॉपर्टी एसेट, ये ना एसेट लायबिलिटी, लायबिलिटी एसेट, हम क्या समझे, तुम किसको एसेट बता रहे हो, क्या तुम देख लो अपने हिसाब से, प्रॉपर्टी भाई, प्रॉपर्टी भाई के पास प्रॉपर्टी है, तो फिर ऐसा प्रॉपर्टी होती तो हम यूपीएससी की तैयारी क्यों करते हैं, एसएससी की तैयारी क्यों करते हैं, तो मतलब बढ़िया चीज़ होती है। छी ससुर लोन लेकर बैठे हैं, उसमें ब्याज भी तो भरना पड़ेगा, छी ससुर डिसइन्वेस्टमेंट क्यों भाई, तुम्हारा घर है, ठीक है, पैसा तुमको मिल जाएगा, तुम जाओ बेच दो बस बेटा, तुम होमलेस हो, कोई नहीं हो, प्रॉपर्टी है बस, हाँ बाप दादा की प्रॉपर्टी है, कितने 5 करोड़ की है, बेच के दिमाग खेल गया पूरा, ले 5 करोड़ तो मिल गया, लेकिन प्रॉपर्टी गई ना हाथ से, एक एसेट गया ना, उसकी जिसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, एसेट की वैल्यू इंक्रीज होती है, वो टाइम हो इंक्रीज होती है कि नहीं होती, प्रॉपर्टी हो गया, तुमने कहीं इन्वेस्टमेंट और कर रखा है तो उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है, यहाँ पे तुम्हें ब्याज भरना पड़ रहा है, हाँ यहाँ पे तुम्हारा एक एसेट चला गया पूरा का पूरा, और तुम जो है क्या कर रहे हो, आगे नहीं चीज़ करना, ठीक है, चीज़ क्लियर होगी। मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि रेवेन्यू में ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, रेवेन्यू में एसेट लायबिलिटी का कोई लफड़ा नहीं है, ना तो एसेट बनता है और ना एसेट, ठीक है, ना तो एसेट बनेगा ना तो एसेट जाएगा, और ना लाइबिलिटी का कुछ लफड़ा होता है कि लाइबिलिटी बन रही है, लाइबिलिटी ना ना ना, कैपिटल में आ जाओ। ये क्या है, इसमें गवर्नमेंट की लाइबिलिटीज बढ़ रही हैं या एसेट कम हो रहे हैं, कैसे लाइबिलिटी बढ़ रही है, क्यों भाई अब हर महीने चुकाओ ब्याज, एसेट कम हो गया, बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने अपने एसेट को बेच दिया तो कम हो गया एसेट। तो कैपिटल रिसीट में या तो लाइबिलिटी कम होती है या एसेट चला जाता है, या लाइबिलिटी या तो बढ़ जाती है आपकी या तो एसेट चला जाता है। एक्सपेंडिचर में लोन का रीपेमेंट कर दिया, लाइबिलिटीज कम कर दी तुमने अपनी, लोन दिया, एसेट क्रिएट कर लिया, डेवलपमेंटल में एक्सपेंडिचर स्कूल कॉलेज बनाया, एसेट क्रिएट कर लिया अपने लिए। तो कैसा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब आहा एक्सपेंडिचर, और कैपिटल रिसीट मतलब ठीक है ये क्या, कोई दिक्कत नहीं है, ना तो एसेट जा रहा है ना लाइबिलिटी, कुछ नहीं हो रहा है इसमें, यानी कि एसेट लाइबिलिटी लेना किसे है, लेना देना कैपिटल से। यहाँ तक आई होप सभी को क्लियर होगा, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब टैक्स वैक्स अभी समझेंगे, ठीक है, सब कुछ समझेंगे यहाँ पे भी, वही यहाँ पे लिखा हुआ। ये क्या एक्सपेंडिचर, प्लान एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, ये पहले हुआ करता था, अब कुछ नहीं है, ठीक है। प्लान एक्सपेंडिचर जब प्लानिंग कमीशन होता था, योजनाएं होता था, तो जो प्लान पहले से होता था कि इतना इतना करना है सब कुछ, तो प्लान एक्सपेंडिचर में होता था, जो प्लान नहीं होता था, ठीक है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर में आता था। हमारे एसेट कम क्लियर, प्लान और प्लान नॉन प्लान आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। प्लान में वही है जो भी 5 ईयर प्लान होते थे, उसमें जो भी एक्सपेंडिचर होगा एजुकेशन हेल्थ केयर और सब में, तो प्लान में आता था। जो रूटीन एक्सपेंडिचर होते थे जैसे कि सैलरी, वेजेस, सब्सिडी, ये सब नॉन प्लान में आता था, ठीक। चलो क्लियर हो गया एसेट लायबिलिटी वाला लफड़ा, क्लियर हो गया, ठीक है। ये सब लिखा हुआ है, ये सब थोड़े से स्टैट्स टाइप है, थोड़ा सा बेसिक फैक्चुअल टाइप है, वन लाइनर टाइप, कि प्रिपेयर कौन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। प्रेजेंट कौन करता है, फाइनेंस मिनिस्टर करता है, बट ऑन बिहाफ ऑफ होम, किसी भी में करता है, प्रेसिडेंट, याद है आर्टिकल 112, प्रेसिडेंट शैल बजट शैल कॉस्ट टू बी, सॉरी प्रेसिडेंट शैल कॉस्ट टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना, जो कि क्या है, एक एस्टिमेशन है रिसीट्स और एक्सपेंडिचर का ऑफ द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर। तो प्रेसिडेंट के नाम पे रखा जाता है, रखता है प्रेसिडेंट, सॉरी फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। पहला बजट किसने प्रेजेंट किया था, आर के शनमुखम चट्टी, जो कि हमारे शट्टी जो भी बोलते हैं शट्टी, ठीक है, तो इन्होंने प्रेजेंट किया था, एंड पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी थे ना। सेकंड बजट जॉन मताई ने प्रेजेंट किया था, जो पहले रेलवे मिनिस्टर थे, ठीक है। सबसे ज़्यादा बार मोरारजी देसाई ने बजट को प्रेजेंट किया 10 टाइम्स। शायद अगर आज अरुण जेटली जीवित होते तो ये रिकॉर्ड टूट चुका होता है का, क्योंकि अरुण जेटली को चेंज तो ना करते मोदी जी, ये बात होता है, ठीक है। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें करी थी, जैसे कि आईबीसी जो हमने पढ़ा था, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड एंड जीएसटी वगैरह सब, ठीक है, उन्हीं का ही ब्रेन चाइल्ड। तो ब्रेन चाइल्ड तो नहीं बोलेंगे, लेकिन उनके टाइम एग्जीक्यूट करी गई थी, तो वो रिकॉर्ड भी टूट चुके होते हैं मोरारजी देसाई। खैर मोरारजी देसाई 10 टाइम्स, 6 टाइम्स ने रोक किया, पी चिदम्बरम 9 टाइम्स, प्रणब मुखर्जी 8 टाइम्स, निर्मला ताई ने कितना टाइम किया था निर्मला सीतारमण ने 8 टाइम्स किया, ठीक है, 8 बार। मोरारजी देसाई ने 10 बार किया, बट कॉन्जिक्यूटिव बजट प्रेजेंट करने के मामले में निर्मला जी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है ना। अगर हम देखें तो मोरारजी देसाई ने 6 टाइम्स किया था, उन्होंने 8 टाइम्स किया लगातार। चलो अब आते हैं इंतरिम बजट क्या होता है। इंतरिम बजट वो बजट होता है जो चुनाव वाले साल में लाया जाता है, जैसे कि अभी पिछले साल चुनाव थे,
तो क्या किया गया था, पहले साल की शुरुआत में एक इंटरिम बजट लाया गया और एक इंटरिम बजट लाया गया सो दैट कि जब तक चुनाव नहीं हो जाते, नई सरकार नहीं बन जाती, तब तक के लिए खर्चे चल जाए, फिर नई सरकार बनेगी और वो अपना फुल फ्लेजेड बजट लेके आएगी। ये इसलिए रखा गया सो दैट जो करंट गवर्नमेंट है वो ऐसे बड़े बड़े वायदे ना करते चुनाव सिर्फ जीतने के लिए, सिर्फ चुनाव और उससे इन्फ्लुएंस ना हो जाए, तो वो थोड़ा सा उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को इस चीज़ को किया जाता है ना। अब बजट जो है 3 तरह का हो सकता है, एक को बोलते हैं बैलेंस्ड बजट, एक को बोलते हैं डेफिसिट और एक को सरप्लस। अगर आपके खर्चे और इनकम दोनों बराबर हैं तो उसको बोलते हैं बैलेंस्ड बजट, बैलेंस में है। अगर आपके खर्चे ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, आपकी इनकम से, तो उसको डेफिसिट बजट बोलते हैं, और अगर आपकी इनकम ज़्यादा एक्सपेंडिचर से खर्चों से तो उसको सरप्लस बजट बोलते हैं। सिंपल, ठीक है। सरप्लस बजट कभी होता ही नहीं है। अब ये मत सोचना कि भाई सरप्लस बजट कोई बहुत अच्छी चीज़ होती है। क्यों सर? ये तो अच्छी चीज़ होती है, गवर्नमेंट ज़्यादा कमाई कम खर्च कर रही है। ऐसा गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट को इनकम हो भी जाएगी ना, खूब दबा इनकम होगी, तो भी गवर्नमेंट कभी सरप्लस दिखाएगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि फिर से सवाल किया जाएगा इतना पैसा बच रहा है आपका, यानी आप कंजूसी कर रहे हैं, आप खर्च नहीं कर रहे हैं इसको लोगों पे, आप कंजूसी कर रहे हैं। किस लिए कंजूसी कर रहे हैं? बताइए मोदी जी, किस लिए कर रहे हैं आप सब? किसके लिए पैसा जा रहा है? कहीं ये पैसा आप इटली तो ना मोदी जी, ऐसा नहीं। ठीक है, सरप्लस बजट जो है ये अच्छा भी नहीं होता है। डेफिसिट बजट ठीक है, काइंड ऑफ नमक है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो दिक्कत है, इसलिए अभी हम पढ़ेंगे फार्बियम, फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी, बजट मैनेजमेंट एंड बैलेंस बजट। तो ये एकदम जीरो हो गया, सब कट गया, कट्टम जीरो हो गया। ठीक है, क्लियर। पहले क्या होता था, रेलवे बजट और जनरल बजट अलग अलग प्रेजेंट होता था। मैंने एक फोटो लगाई थी यार, कहाँ चली गई, तो कोई फोटो। पहले रेलवे बजट और जनरल बजट अलग होता था, प्रेजेंट किया था। एक एक्वर्ड कमेटी बनी थी 1921 में अंग्रेजों के टाइम पे, और उसने रेलवे बजट और दोनों बजट को, जनरल बजट को अलग कर दिया था। देन फिर विवेक देब्रॉय कमेटी को बनाया, ठीक है, मोदी गवर्नमेंट ने 2016 में, और फिर क्या हुआ, जनरल बजट और रेलवे बजट को दोनों को मर्ज कर दिया गया। अभी साथ में प्रेजेंट होते हैं। पहले अगर आपने देखा रेलवे मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव थे ना, ये थी हमारी ममता बनर्जी थी, ये सब अपना अलग अलग करते थे रेलवे। नेक्स्ट सेकंड, बस ये पिक्चर लगानी थी। होने के क्या इनकॉग्निटो हो रहा है, अंधेरा नहीं उजाला हो गया, हैप्पी सा अभी दिख रहा होगा भैया, दिख रहा है कि नहीं? चलो भाई, तो रुपी कम्स फ्रॉम एंड रुपी गोज टू। तो रुपये कहाँ से आता है, कहाँ पे जाता है? तो रुपये सबसे ज़्यादा अगर आप देखो कहाँ से आ रहा है, बोरिंग से एक्सक्लूड करते हैं, बोरिंग से 27%, उसके बाद 19% आ रहा है इनकम टैक्स से। पहले पता है कहाँ से आता था? कॉर्पोरेशन टैक्स आया करता था, जो बिजनेसेस पे करते हैं, यहाँ से आता था। अच्छा अभी आपको टैक्स तो पढ़ाएंगे, रुक जाओ, ठीक है, टैक्स भी पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। टैक्स वैक्स क्या होता है? तो टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अंतर क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स में डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना होता है, या फिर डायरेक्टली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट स्टेट को देना होता है। ऐसे इनडायरेक्ट नहीं है। एग्जांपल के तौर पे जैसे आपने क्या किया, जितने लोगों ने कोर्स परचेज किया मान लेते हैं, ठीक है, पर मार्केट में यहाँ पे, तो आप साथ ही साथ क्या करते हैं, 18% जीएसटी पे करते हैं। अच्छा हम तो नहीं करते, नहीं तुम नहीं करते, लेकिन हम तो करते हैं तुम्हारे ब्याह पे, तो तुम्हारे ब्याह पे हम कर रहे हैं, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स, तुम इनडायरेक्टली गवर्नमेंट को पे कर रहे हो। ठीक है, बदनाम कौन हुआ? मैं। क्यों? चल फीस बहुत हाई दिया 18% क्या है जीएसटी उसमें, तो तुम नहीं पे कर रहे हो, हम पे कर रहे हैं तुम्हारे ब्याह पे। तो दैट इज एग्जांपल के तौर पे जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो इट इज इनडायरेक्टली पेबल टू द गवर्नमेंट। ओके, इट कैन बी पास टू समवन एल्स, ठीक है, किसी दूसरे पे पास हम किया जा सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे जैसे 1000 रुपये मान लेते हैं कोर्स की फीस है, एग्जांपल के तौर पे, तो मैंने क्या किया, इसमें से 18% भर दिया, लेकिन मुझे लगा मैं क्यों भरूँ, खुद भरें स्टूडेंट, खुद भरें, तो फिर मैंने क्या किया 18%। कई जगह आपने देखा होगा कि अलग से लिया जाता है ना, कि इतना रुपये हमारी फीस है प्लस 18% जीएसटी। अच्छा, ताकि आपको बताया जा सके भैया ये हम नहीं ले रहे, ये गवर्नमेंट ले रही है। लेकिन ज़्यादा जगह बताएंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता नहीं हूँ कि नहीं ये तो सरकार ले रही है, ठीक है, लेकिन उस जितना अमाउंट पे करो उसमें 18% जा रहा है, चाहे मैं बताऊँ या ना बताऊँ, मुझे 18% भरना है, चाहे मैं तुमसे लूँ चाहे ना लूँ, मुझे 18% भरना है। ऐसा नहीं कि अगर मैंने 18% जीएसटी बोला नहीं है तो वो मैं भरना नहीं था। फिर कोई भी कहीं आप प्रोडक्ट खरीदने जाते हो, मान लो कुछ भी आप शॉपिंग करते हो, तो उसमें ऐसे थोड़ी ना, आप जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं बुकिंग वगैरह से कराते हो तो बोलता होगा आप कैश में दोगे तो जो है हम इतना लेंगे, लेकिन अगर ऑनलाइन करोगे ना तो हम 18% जीएसटी भी लेंगे आपसे। क्यों? कैश का पैसा छुप जाता है, कैश का पैसा लिया छुपा दिया तकिया के नीचे, कौन देख रहा है, लेकिन ऑनलाइन आ गया तो रिकॉर्ड में चल गया, तो फिर तो जीएसटी हम क्योंकि हमें जीएसटी भरना पड़ेगा, तो जीएसटी दो। ठीक है, कई जगह जीएसटी आपसे नहीं मांगा जाता, सिंपल वो भर देते हैं, सिंपल से मैं, ठीक है, आपसे अलग बहुत सारी कुछ और भी हमने कोर्सेज वगैरह देखते हो तो कई जगह नहीं लिखते हैं वो, लेकिन भरना तो सब नहीं पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो पेट्रोल डीजल वो भी देखेंगे क्या चीज़ है जीएसटी। ठीक है, इट कैन नॉट बी पास टू समवन एल्स, ये प्रोग्रेसिव टैक्स होता है। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे इनकम टैक्स, जो वेल्थ टैक्स हो गया, गिफ्ट टैक्स हो गया, कैपिटल गेन्स टैक्स हो गया। कैपिटल गेन्स टैक्स मतलब एग्जाम्पल के तौर पे तुमने कोई प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है, और वहाँ से क्या हुआ, गवर्नमेंट को प्रोजेक्ट पास हो गया, तुमने प्रॉपर्टी खरीदी 10 लाख की, वो हो गई 50 लाख की, या तुम्हारे मजे गवर्नमेंट बोली कहाँ जा रहा हो, पहले हमारे मजे करो, बाद में अपने मजे करना। ठीक है, एक बार निर्मला सीतारमण जी से बोल भी दिया था किसी ने, गवर्नमेंट इज लाइक माई स्लीपिंग पार्टनर। ठीक है, मैं कुछ भी करूँ, कहीं कहीं भी दिमाग में लगाऊँ, मेहनत मैं करूँ, गवर्नमेंट तो फालतू में एकदम सो रही है, मतलब कुछ करना भी नहीं पड़ रहा है और पैसा भी मिल रहा है दबा के। देखो हर साल जीएसटी टूट रहा है, 3 लाख करोड़। ठीक है, तो खैर अब टैक्स गवर्नमेंट अगर नहीं लेगी तो फिर सड़कें कहाँ से बनवाएगी, रोड कहाँ से, रोड वगैरह स्कूल कॉलेज से टैक्स भी जरूरी है, टैक्स जरूरी है, बेकार कोई चीज़ टैक्स बढ़िया बढ़िया। ठीक है, खैर तो कैपिटल गेन्स टैक्स वही है कि आपने कोई एसेट सेल किया और उसमें आपका उसका वैल्यू इंक्रीज हो गया तो उसमें टैक्स भरना पड़ेगा, कैपिटल गेन्स टैक्स। ओके, ठीक है, समझ आएगा आपको। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या जीएसटी है, अब वो थोड़ा समझते हैं, रुक जाओ। प्रोग्रेसिव का मतलब क्या है? प्रोग्रेसिव का मतलब ये होता है कि जैसे 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 तुम्हारी इनकम इंक्रीज होगी वैसे 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 तुम्हारा टैक्स रेट भी इंक्रीज होगा, तुम अलग अलग टैक्स स्लैब में आओगे। एग्जांपल के तौर पे 12 लाख तक में तो कोई टैक्स नहीं है, निर्मला जीना माई बोल रखा है 12 लाख में कोई टैक्स। एग्जांपल के तौर पे तुम 15 लाख करो तो फिर क्या 12 लाख से 13 लाख के बीच में मान लो तुम 15 नहीं दे तो बाकी 3 लाख है, इसमें तुम भरोगे टैक्स जिसकी स्लैब में आते हो। फिर मान लो कि गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि 20 लाख से ऊपर जो अर्न कर रहे हैं तुम्हें समझा ही देते हैं कि कल को तुम भी टैक्स भरोगे कि नहीं भरना है। क्यों भैया, क्या विचार है, भरना है कि नहीं भरना टैक्स? तो स्लैब्स बना रखी है कि 0 to 12 लाख नील, मस्त एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं। फिर हो सकता है मुझे एक्जैक्टली रटा हुआ नहीं है, ठीक है, सर क्या भरते नहीं हो गया, क्यों? अरे भैया ये बता यार, ठीक है ठीक है, तो 12 से 20 लाख में कितना हो गया, मान लो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 10% टैक्स रेट। ठीक है, फिर गवर्नमेंट ने बोला 20 लाख से 50 लाख के बीच में, या फिर मान लेते हैं 40 लाख के बीच में आपको लगेगा 15% टैक्स रेट। फिर 40 से जो है 1 करोड़ के बीच में लगेगा, मान लेते हैं इसके बीच में गवर्नमेंट ने बोला 25% टैक्स। तो मतलब ये कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपका टैक्स बढ़ रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ होती है, जैसे मैं एक बार क्वेश्चन पूछा था, अच्छा क्वेश्चन था, कि यहाँ पे जो मार्जिनल टैक्स रेट है, जो डायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मार्जिनल टैक्स रेट है वो ज़्यादा होती है किससे, एवरेज टैक्स रेट से। मतलब ये कि फॉर एवरी एक्स्ट्रा इनकम यू पे ज़्यादा टैक्स। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि मैं 20 लाख तक अर्न कर रहा हूँ, मैं 12 से 20 लाख यानी 8 लाख पे 10% टैक्स भरूंगा। ठीक, क्लियर। सोचो मेरी इनकम 21 लाख हो गई तो जो एक्स्ट्रा 1 लाख अर्न किया उस पर कितना भरूंगा,
ये स्लैब में 15%, एवरेज कितना पे कर रहा हूँ, एवरेज अगर देखूँ तो 15 से तो नीचे आएगा ना, 10 15 का एवरेज निकालोगे फिर 10 के आसपास ही तो होगा भाई। 8 लाख रुपये में 10% भरूँ, बस 1 लाख मुझे 15% भरना पड़ रहा है, ये मेरी एवरेज टैक्स रेट है। नॉट एक्जैक्टली, थोड़ा तो यार तुम देखो एवरेज का मतलब क्या होता है, दोनों का सम करके डिवाइड बाई 2, और फिर यहाँ पे तो मैं 8 लाख में भर रहा हूँ 10%, तो 10 के करीब ही तो होगा। और मार्जिनल टैक्स, मार्जिनल का मतलब फॉर एन एक्स्ट्रा इनकम आई एम पेइंग 15%, समझ रहे हो आप। तो मार्जिनल टैक्स रेट ज़्यादा एवरेज टैक्स रेट से, इसमें प्रोग्रेसिव टैक्स में, प्रोग्रेसिव क्यों है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे आपका क्या बढ़ रहा है, आपका टैक्स बढ़ रहा है, ठीक है। टैक्स रेट आप ऊपर ऊपर स्लैब में है। इनडायरेक्ट में ऐसा नहीं होता, जैसे कि आपने कोर्स खरीदा मेरा, तो 18% जीएसटी हो, ठीक है। तो मान लो कि अपना अनिल अंबानी है, ठीक है, वो भी मेरा कोर्स खरीदा, तो वो क्या उसको 36% टैक्स भरना पड़ेगा क्या, वो भी 18% भरेगा। तुम चाहे पार्ले जी का बिस्किट खरीदो और चाहे अंबानी खरीदे पार्ले जी का बिस्किट, सेम भरना। तुम ज़ारा का सामान खरीदो, ठीक है, अंबानी की ज़ारा का सामान खरीदें, सेम टैक्स पर जीएसटी भरना है, कोई रियायत नहीं है, नो रियायत। सर अपने इनकम से एग्जाम्पल अच्छे है सर, ये कोर्स निकालते हैं तो करोड़ ये मजाक अच्छा लगा मुझे। सऊदी अरब ही ठीक है, नो टैक्स। हाँ अभी एक न्यूज़ सर्कुलेट हुई थी, गोल्डन वीज़ा 23 लाख रुपए दो सीधा परमानेंट रेजिडेंट बन जाओ, ये तो वही क्या है ना, ठीक है। उनकी गवर्नमेंट वाला ये क्या चल रहा है इंडिया में, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। हाँ मत जाना यहाँ पे, ठीक है। जो पहले तो पता नहीं कितने 4-5 करोड़ कुछ देने में मिल रहा था, अब सोचो 4-5 करोड़ 23 लाख, खुशी की लहर थी, थोड़ा सच बताऊँ तो मेरे मन में भी ठीक। लेकिन फिर जो है उसने गवर्नमेंट ने बोला वहाँ की कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सब फेक न्यूज़ है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे 0% टैक्स है ना, इसलिए सब लोग वहाँ भागना चाहते हैं, और अच्छा भी है वहाँ पर मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो ये जो है प्रोग्रेसिव नेचर का होता है, बट ये प्रोपोर्शनल नेचर का होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ बात करेंगे, अडानी परचेस करो, तो अडानी परचेस करो तो उसको तो खैर 25% देना पड़ेगा, वो स्पेशल केस है, ठीक है। तो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, ये सब अब मैं ये ध्यान समझना यहाँ पे, ठीक है। वो तो सुनने में आया आप ही जा रहे हैं, नहीं विचार बनाया था 23 लाख में जुगाड़ करते फिर 23 लाख का, लेकिन अभी कहाँ से जा पाएंगे भाई, अभी तो करोड़ों मांग रहे हो। चलो तो आगे बढ़ते हैं जीएसटी पे। जीएसटी की अगर बात करेंगे तो 101 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, तो इससे लाया गया था और इससे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था आर्टिकल नंबर 279A में, ठीक है। क्यों जीएसटी के बारे में पढ़ना, रहता तो पता ही होना चाहिए तुम्हें कि इट्स सबस्यूम्ड मेनी टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को इसने अपने अंदर संभाल लिया। 1 जुलाई 2017 को ये ऑपरेशनल हुआ था, एंड असम वाज द फर्स्ट स्टेट टू रेटिफाइड क्या बिल, जीएसटी बिल। क्यों, क्योंकि अब जीएसटी बिल इज आर्टिकल नंबर, अभी वैसे तो अमेंडमेंट आर्टिकल नंबर 368 के तहत पता है अमेंडमेंट होता है, एक स्पेशल मेजॉरिटी से होता है, एक स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है पार्लियामेंट में, प्लस रैटिफिकेशन चाहिए होता है एटलीस्ट हाफ ऑफ दी स्टेट से। अच्छा एक मैं आपको, हम लोगों ने अमेंडमेंट किया कि नहीं किया पॉलिटी में बताना, क्योंकि इमरजेंसी तो रिमेनिंग है तो 23 लाख आपके पास सर, अरे तो 23 लाख में बात नहीं बनेगी ना, वो फेक न्यूज़ थी, कमेंट देर में आते हैं, तो अगर ना हुआ हो जब ना हो तो अभी मैंने एक हमारे एसएससी पे वीडियो अपलोड किया है, उसमें ना सिर्फ अमेंडमेंट का पूरा प्रोसीजर बताया बल्कि इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स भी कराए, तो प्लीज जाकर देख लेना, वो उस वीडियो में सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, सारे अमेंडमेंट्स आपके समझ हो जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है। और केसेस की भी वीडियो डाली है अभी, ठीक है, वो भी देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो हाँ जी, तो रैटिफिकेशन जो चाहिए होता है स्टेट से करवाने के लिए, एटलीस्ट हाफ ऑफ दी स्टेट से, एटलीस्ट आधे राज्यों से रैटिफिकेशन चाहिए, और वो सिंपल मेजॉरिटी से चाहिए, तो पहला आसान बना था। खैर 33 मेंबर्स होते हैं, 2 सेंटर्स होते हैं, 31 स्टेट और यूटी होते हैं, चेयरमैन का फाइनेंस मिनिस्टर होता है। अब यहाँ बात आती है कि जीएसटी किस चीज़ पे लगता है, किस पे नहीं लगता है, कितने कितने साल, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है और इस पे क्वेश्चन भी बने हैं, अभी तो थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन पहले तो जब क्योंकि लागू हुआ था तो 2017 के बाद से दबा के पूछेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ, जो पहले सुन लो, ठीक है, मैं बताता हूँ। आज पता नहीं क्या हो रहा है, जब भी मैं क्लास लेता हूँ, ठीक है, तब बारिश हो जाती है, और क्लास बंद होती है, बारिश में तो बाहर जाऊँगा थोड़ा सा, लेकिन बारिश बंद हो जाती है, तो पता नहीं क्या हो रहा है। खैर तो यहाँ पे ध्यान से सुनना कि कौन कौन सी यूनियन टैक्स को रिप्लेस किया जा चुका है, अबॉलिश किया जा चुका है बाय जीएसटी, ठीक है। यूनियन टैक्सेस रिप्लेस्ड और एबॉलिश्ड इन जीएसटी। अब जीएसटी दो तरह का होता है, सेंट्रल जीएसटी जिसको सीजीएसटी बोलते हैं, और एक होता है इंटरस्टेट जीएसटी, दैट इज आईजीएसटी, ओके। तो ध्यान से समझिएगा अभी आप किन किन को सब्स्यूम किया, किन किन को रिप्लेस कर दिया, ओके। ओके सर्विस टैक्स, जो सर्विस, फॉर एग्जांपल मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, अगर जीएसटी ना होता पहले के जैसा होता 2017 से पहले, तो मुझे सर्विस टैक्स देना होता है अलग से, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी देनी होती है गुड्स की प्रोडक्शन पे, वो सब्स्यूम हो गया, वो हट गया, ओके। अच्छा एक अल्कोहल का एक स्पेशल केस है, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा आपको कि अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल जो दारू होती है वो अलग अलग पर्पस से इस्तेमाल होती है, क्यों होती ही नहीं होती, बताओ कहाँ का इस्तेमाल होती है तो दारू। तो एक तो दारू होती है जिसको हम लिकर बोलते हैं, लिकर मतलब पीने योग्य जिसको बनाया जाता है, जिसको पी के आप टल्ली हो सकते हैं, अपने सेरिबेलम को बिलवा सकते हैं एकदम, ठीक है। तो एक तो वो होता है, और एक होता है जिसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल अल्कोहल। इंडस्ट्रियल अल्कोहल को कहाँ यूज़ किया जाता है, जैसे कि हैंड सैनिटाइजर हो गया, है ना, जैसे कि परफ्यूम्स हो गए, जैसे कि दवाइयाँ हो गई, कब सिरप, भाई यूपी बिहार के लोग तो नेक्स्ट लेवल है एकदम, हाँ सिरप को जा देते हैं नशा लेने के लिए तो तुमने पढ़ा होगा, सर ने पढ़ाया था कि नहीं, सागर सर ने, डीनेचर्ड अल्कोहल। डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल विच इज मेड अनफिट फॉर कंजम्पशन, उसमें हम मेथनॉल, क्योंकि जो अल्कोहल लिकर में यूज होता है वो एथेनॉल होता है ना, C2H5OH एथेनॉल होता है, लेकिन अगर उसमें हम जैसे मेथनॉल वगैरह या फिर इस तरह से कुछ पॉइजनस चीज़ मिला दें, सो दैट उसको कंज्यूम ना कर पाए, तो उसको हम डीनेचर्ड अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। हाँ परफ्यूम्स, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, खंबा, हाँ ये भी सही है, खंबा लिकर का दूसरा मीनिंग। तो जो खंबा होता है ना लिकर, इसमें कोनो जीएसटी नहीं लगता है, हाँ कोनो जीएसटी नहीं लगता है इसमें कहा लगता है, इसमें लगता है वैट, वैलिड टैक्स, ठीक है, इसमें एक्साइज, ये सब, ओके ठीक है। इंडस्ट्रियल की अगर बात करेंगे तो इंडस्ट्रियल में क्या लगता है, इंडस्ट्रियल में सेंट्रल जीएसटी लगता है, स्टेट जीएसटी लगता है। भाई मेरे कुछ कपड़े बाहर टंगे हुए थे, अब तो खैर गीले हो चुके होंगे, उठाने कोई मतलब भी नहीं है, मैं बस हड़काया जरूर जाऊँगा आज, मेरी मम्मी ने पहले बोला था बेटा ऊपर जाना तो कपड़े अंदर रख लेना, लेकिन रखे नहीं, क्या करूँ भाई, उसका मुझे वो नहीं है कि मेरे कपड़े गीले हो गए, डांट पड़ेगी, इसका मुझे डर है। खैर सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी पड़ता है, ठीक है। इंडस्ट्रियल वाले में, लिकर वाले में आवाज़ में सुनाई दे रही है, ध्यान रखना, लिकर वाले में कोई जीएसटी नहीं होता, लिकर वाले में नो जीएसटी, ठीक क्लियर। हाँ तो अल्कोहल वाला पूरा मामला क्लियर हो गया आपको, अल्कोहल में क्या क्या होता है। इसी तरह पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में भी थोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। पहले क्या होता था, इसमें अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है, 112 नंबर का अमेंडमेंट हुआ था इसमें, जिससे कि पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें क्या क्या आते हैं, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, मैं अलग से लिखता हूँ इस तरह से। पेट्रोलियम प्रोडक्ट अलग अलग तरह के हो सकते हैं, जैसे कि क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, नेचुरल गैस, समझते हो नहीं समझते हो, नेचुरल गैस, और डीजल और पेट्रोल, भयंकर बारिश हो रही भाई, ठीक है, बारिश में तो मजा आ जाता है मुझे। तो इनमें जो है कोई जीएसटी नहीं है, नो जीएसटी। अच्छा हाँ, और बाकी में है, इसमें एक और इंक्लूड कर सकते हो वैसे, क्रूड ऑयल, नेचुरल, कौन था एक, हाँ एविएशन जो फ्यूल होता है ना,
एविएशन फ्यूल वो भी आता है। जीएसटी फिर किसमें पड़ता है? जीएसटी पड़ जाता है तुम्हारा केरोसिन में। केरोसिन में पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही होता है। नैप्था हो गया, एलपीजी हो गया, इनमें पड़ता है, ठीक है। लेकिन सीडीएस में सवाल पूछा था एक बार कि मैं जीएसटी किसमें नहीं पड़ता है, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ऑप्शन में, तो हमने उसको उन्होंने सही माना था। ऐसा उसमें कहीं लिखा था कि इनमें 5 में पड़ता है, इनमें 3 में नहीं पड़ता, ऐसा कुछ नहीं था। तो इसमें जीएसटी पड़ता है। इसमें जीएसटी नहीं पड़ता तो क्या पड़ता है? इसमें एक्साइज पड़ता है और वैट पड़ता है, ठीक है। इंडायरेक्ट टैक्स में तुम्हारा कस्टम्स भी आता है। कस्टम क्या होता है? इंपोर्ट एक्सपोर्ट। इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इनमें पड़ता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कोई डाउट तो नहीं किसी को? कुछ डाउट तो पूछ लो, नहीं फिर डेफिसिट देखते हैं। हाँ अब ये देखो, जो टैक्स हम पढ़ रहे थे, हाँ तो अपने छुपाने पड़ेंगे, छुपा भी नहीं सकता, क्या दिक्कत है भाई। चलो कोई नहीं, सह लेंगे। इनकम टैक्स 19% गवर्नमेंट को इनकम होती है। देन भाई बोरोइंग हटा दो, ठीक है। सबसे ज़्यादा उसके बाद इनकम टैक्स आता है गवर्नमेंट को, देन कॉर्पोरेशन टैक्स, पहले कॉर्पोरेशन सॉरी देन जीएसटी, पहले कॉर्पोरेशन टैक्स होता था, अब इनकम टैक्स है, देन जीएसटी, देन कॉर्पोरेशन टैक्स थर्ड नंबर पे आ गया। जीएसटी में भाई दबा के कमाई होती है, इसमें कोई दो मतलब ज़्यादा सरप्राइज बात नहीं हुई, जीएसटी भी टॉप पे आ जाएगा, ठीक है। देन उसके बाद आप देख सकते हो, मेन 3 तो आपको पता होने चाहिए, 3 पता होगा अच्छे से आपको। देन उसके बाद 9% में होगा नॉन टैक्स रेसीट। नॉन टैक्स रेसीट में मतलब जो सरकार को ब्याज वगैरह आ रहा है भैया, इंटरेस्ट पेमेंट भी जो गवर्नमेंट को ब्याज आता है ना, वो भी कायदे का आता है, क्लियर है। तो नॉन डेट कैपिटल रेसीट, अच्छा अब ये भी समझ लें, नॉन डेट कैपिटल रेसीट ये क्या नया शब्द आ गया, शब्दावली है, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रेसीट। ये जो लोन है ना, जो कैपिटल रेसीट, इसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो लोन है इट इज डेट क्रिएटिंग, भाई इससे तुम्हारा डेट चल गया, तुम्हें कर्जा है, चल गया, तुम्हें ब्याज भरना, उसको चुकाना भी है, तो ये डेट क्रिएटिंग है, ओके। एंड ये नॉन डेट क्रिएटिंग, भाई तुमने सेल तो कर दिया, लेकिन तुम पे कोई फाइनेंशियल बर्डन तो नहीं चला ना, तो इट इज नॉन डेट क्रिएटिंग, ठीक है। नॉन डेट क्रिएटिंग है ये, तो ये आपने समझ के चलना है डेट क्रिएटिंग और नॉन डेट क्रिएटिंग क्या होता है, ठीक। जाता कहाँ है सबसे ज़्यादा? भारत सरकार का पैसा अगर मैं बात करूँ जाता सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो कहाँ जाता है सबसे ज़्यादा? स्टेट का जो शेयर होता है टैक्सेस का, उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट जो ब्याज भरता है भारत सरकार, उसमें जाता है कायदे का। अगर हम देखें स्टेट का शेयर हटा दें तो उसमें सबसे ज़्यादा उसके बाद ब्याज में जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट, उसके बाद सब्सिडी चला रखी है। सब्सिडी को किसमें रखोगे? कैपिटल वाले में रखोगे, रेवेन्यू में? किसमें सब्सिडी हर महीने जाती है, तो मैं किसमें रखूंगा? ना तो इससे कुछ एसेट क्रिएट हो रहा है, ना लायबिलिटी बढ़ रही है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ गई है, ठीक है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम क्या होती है? जहाँ पर 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, ओके। देन उसके बाद अदर एक्सपेंडिचर 9%। देन उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे तो ये डिफेंस एंड सब्सिडी है, ये पूरा सब्सिडी है 6%, और डिफेंस 8% है, ठीक है। फाइनेंशियल जो फाइनेंस कमीशन अदर ट्रांसफर 9% है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स 8% है, पेंशन 4%। सबसे ज़्यादा तो इंटरेस्ट पेमेंट में पैसा जा रहा है, अगर हम स्टेट शेयर टैक्स को हटा दें तो, ठीक है। अब डेफिसिट जैसे मैंने बताया कि भाई 3 तरह का वजह हो सकता है, तो बैलेंस हो सकता है, कोई ना तो डेफिसिट है ना, यानी कि ना तो इनकम हो रही है, ना तो रेवेन्यू ज़्यादा है, ना तो एक्सपेंडिचर, तो बराबर बैलेंस है। रेवेन्यू ज़्यादा है तो सरप्लस, और अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा तो डेफिसिट होता है। डेफिसिट अलग अलग तरह का होता है, जैसे बजटरी डेफिसिट होता है। बजटरी डेफिसिट हमेशा जीरो दिखता है, क्यों? क्योंकि जितने का भी भैया डेफिसिट का मतलब होता है एक्सपेंडिचर माइनस रेसीट, यानी इनकम। भारत सरकार ने कितना पैसा खर्च किया और कितना कमाया, क्योंकि खर्चा ज़्यादा किया तभी तो घाटा हुआ होगा, तभी तो डेफिसिट हुआ होगा, तो खर्चे से घटाएंगे इनकम को। अब ये जीरो ही क्यों आता है? तो फिर बैलेंस नहीं, ऐसा होता है कि बजटरी डेफिसिट में होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर रेसीट घटाया, तो भारत सरकार को ये भाई यार जो है 1000 करोड़ एक्स्ट्रा खर्च हो गया इस बार, लोन ले लेते हैं, लाओ 1000 करोड़ का, 1000 करोड़ का लोन ले लेते हैं। लोन वो बजटरी डेफिसिट में ना दिखेगा, हम तो कहाँ दिखेगा हमें, वो फिजिकल डेफिसिट में राजकोषीय घाटे में दिखेगा। कैसे? भारत सरकार फिजिकल डेफिसिट में राजकोषीय घाटे में दिखेगा। कैसे? भारत सरकार का पूरा खर्चा ले लो, ठीक है, और इनकम से लोन को हटा देना, मतलब कि ध्यान समझना, यहाँ पे डाउट हो जाता है लोगों को, लेकिन है बड़ी ऑब्वियस बात, इसको तुम मत देखो तुम। टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, पूरा खर्चा ले लो। पूरा खर्चे का मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर, सिंपल, ठीक, माइनस टोटल रेसीट। सर यही तो कर रहे हैं इसमें भी, हाँ यही कर रहे हैं, ये है बजटरी डेफिसिट, ये है आम जिंदगी। सॉरी टोटल रेसीट नॉट एक्सपेंडिचर, टोटल रेसीट। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही है? बैकडोर से लोन ले लेती है। अच्छा इतना घाटा दिख रहा है क्या? लोन ले लेते हैं, फिर जीरो हो जाएगा। लेकिन फिजिकल डेफिसिट में क्या बोलता है? इधर सुनो, ये रेसीट से बोरोइंग एक्सक्लूड कर देना। हाँ तुम बोरो किया ना, लोन लिया, उसको हटा देना, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। अब इसी को लिखने के अनेक तरीके हैं, उनमें से एक तरीका ये है टोटल एक्सपेंडिचर। इसमें कोई दिक्कत नहीं, टोटल एक्सपेंडिचर को जो उतार दो, इसको बस घुमा फिरा के कान मरोड़ के इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, वो तरीके हैं बस। अब टोटल रेसीट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग का मतलब टोटल रेसीट का मतलब टोटल रेवेन्यू रेसीट, या रेवेन्यू मिसिंग है, टोटल रेवेन्यू रेसीट, और उसमें से हटा देना डेट क्रिएट। एक सेकंड, नहीं ये भी तरीका, ठीक है। टोटल रेसीट का मतलब रेवेन्यू रेसीट एंड कैपिटल रेसीट। लेकिन कैपिटल रेसीट में तो इफ यू कैन रिकॉल दो तरह के थे, अभी पढ़ा, डेट क्रिएटिंग एग्जांपल लोन, और नॉन डेट क्रिएटिंग एग्जांपल डिसइन्वेस्टमेंट। तो डिसइन्वेस्टमेंट तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो तुमने लोन लिया दैट इज डेट क्रिएटिंग कैपिटल रेसीट, उसको हटा देना। अब मैं और कैसे लिख सकता हूं इसको? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रेसीट प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रेसीट। हाँ कोई दिक्कत? वही सेम ही चीज़ है। अब तुम अपना दिमाग आराम चला के थोड़ा सोचो इसमें, अगर तुमको दिक्कत हो बता, सोचो अपने दिमाग में आके। इधर भी बारिश स्टार्ट हो गई, अच्छा चलो भैया समझ आ गया। रेवेन्यू डेफिसिट क्या सिंपल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत ही आसान है। अब इसी फिजिकल डेफिसिट में जो भारत सरकार कहती है ब्याज बढ़ती है, इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ती है, उसको हटा दो, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, वो बन जाएगा प्राइमरी डेफिसिट। एज सिंपल एज दैट, ओके। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट में जो ग्रांट देती है सरकार, मैं तो समझाता हूँ आगे समझ, क्लियर, ओके। सॉरी वॉइस इज डिफरेंट इन रिकॉर्ड क्लास एंड लाइव क्लास में क्या कर सकता हूँ। अब यहाँ पे ये इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट ध्यान समझना, रेवेन्यू डेफिसिट में ग्रांट क्या लिखा हुआ है? रेवेन्यू डेफिसिट मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू रेसीट। लेकिन सरकार बोले यार देखो यार भाई यार दिल से बुरा लगता है यार, एक तो हम ग्रांट दे रहे हैं, मतलब हेल्प कर रहे हैं स्टेट्स की, है वो एक्सपेंडिचर में जा रहा है, और हमारी फजीहत भी तुम लोग करते हो कि देखो देखो इतना खर्चा कर रहे हैं, ऐसा तो ना करो, दिल से बुरा लगता है। अच्छा ठीक है ठीक है, हमें काम करते हैं, लगता है एक्सपेंडिचर इफेक्टिव रेवेन्यू, उसमें ग्रांट हटा देंगे तुम्हारे एक्सपेंडिचर, ठीक है, ग्रांट हटा देंगे तुम्हारी बाकी एक्सपेंडिचर, दैट इज ओके, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट एज सिंपल एज दैट, ओके ठीक। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताओ भैया? और इसमें क्या प्राइमरी फिजिकल में इंटरेस्ट में। अब टैक्स में थोड़ा सा कुछ और भी तरह के टैक्स होते हैं, जैसे टैक्स पे टैक्स, तो उसको बोलते हैं सरचार्ज टैक्स। हाँ जी सरचार्ज बोलते हैं उसको, टैक्स लगाना तो खैर सुपरफ्लस हो जाएगा, बट सरचार्ज मतलब अरे मतलब ये भाई कि तुम बहुत अमीर हो जाओगे मान लो कल को, करोड़ों में डील कर रहे हो तुम आजकल को, ठीक है, तो क्या होगा तुमको जब बहुत तुम बनने लगोगे ना, तो टैक्स पे टैक्स पड़ता है, मतलब कि एक्स्ट्रा टैक्स पे किया जाता है। ये सब अमीर जो बहुत ही ज़्यादा अर्न करते हैं उनको भरना होता है, ठीक है। सेस जो होता है अगेन ये टैक्स सुपरफ्लस टाइप है, सेस अपने आप में टैक्स है, तो ये डेफिनेट पर्पस के लिए लगाया जाता है, ये सबको भरना होता है भाई, सबको भरना होता है, चाहे तुम
अभी बस टैक्स पे करना स्टार्ट ही क्यों, 15 लाख की तुम्हारी इनकम है या तुम्हारी 15 करोड़ इनकम, सबको भरना पड़ेगा, अलग अलग पर्पस के लिए होता है। जैसे एजुकेशन से होता है, क्लीनिनेस होता है, गंगा को मान लो साफ करने के लिए ले लिया, तो ये होता है। इसको लेविड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और इसको स्टेट के साथ शेयर नहीं किया जाता है। ओके, एंड पिगोवियन टैक्स होता है टू लोअर द नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। व्हाट इज दिस नेगेटिव एक्सटर्नलिटी? तो भैया पहले तुम्हें पता होना चाहिए एक्सटर्नलिटी क्या होती है। तो कोई चीज़ हम करते हैं, कोई चीज़ हम करते हैं, उससे जो चीज़ हम कर रहे हैं, जैसे मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है, हो रही है नहीं हो रही है, कुछ तो हो रही होगी। अब मेरी वजह से मान लो किसी को दिक्कत हो रही है, कोई बगल बैठा है, ये मुंह बंद करना क्यों इतनी देर से चपड़ चपड़ लगा हुआ है, ठीक है, मैं जो है इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल कर रहा हूँ और मुझे प्रॉब्लम हो रही है, या फिर मान लो कि कोई बगल में बैठा हुआ है, ठीक है, मेरे रूम में, वो फ्री फायर खेल रहा है, लगा हुआ है एकदम, हाँ पबजी खेल रहा है वो सब्जी, तो इधर मारो, होता ना जब मैं खेलते हुए देखा, इधर मारो, इधर आओ, वो कुछ ऐसा करते हैं ना उसमें, इधर मारो, तो उससे मेरे को प्रॉब्लम हो रही है। यानी कि किसी के काम से किसी को फर्क पड़े। अरे भैया समझ पा रहे हो नहीं, मेरी फीलिंग्स को समझो तुम लोग, कि मैं और तुम, हम दोनों डायरेक्ट डील कर रहे हैं, लेकिन हमारे जो हम दोनों डील कर रहे हैं उससे किसी और का फर्क हो जाए, तो वो ये नहीं बोलेगा मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या करता है, लेकिन उसको फर्क तो पड़ रहा है, क्योंकि फर्क तो पड़ रहा है उसको, मतलब हम दोनों कुछ कर रहे हैं जिससे किसी को फर्क पड़ रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं। अब पॉजिटिव तरीके से पढ़ सकता है, नेगेटिव तरीके से पढ़ सकता है। मेरे दिमाग में एग्जाम्पल तो काफी खतरनाक आ रहा था, लेकिन मैं दूंगा नहीं, लेकिन यही एग्जाम्पल ले लेते हैं, खैर खतरनाक नहीं लेते हैं, थोड़ा सा सम्मानजनक रखते हैं क्लास को। तो पढ़ा रहा हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल मान लो किसी के पास पैसे नहीं है कि वो जो है मेरे से पढ़ता है, तो फॉर एग्जाम्पल हो सकता है बगल में मेरे रूम में बैठा हो और वो साथ साथ पढ़ रहा है, तो उसके लिए पॉजिटिव सेंसिटिव है, ठीक है। वो मान लेते हैं सीसी की प्रिपरेशन कर रहा है, सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है। और मान लेते हैं कि कोई ऐसा जो जेई की प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए क्या ही मतलब का टैक्स, तो उसके लिए नेगेटिव सेंसिटिव हो जाएगी, समझ आ मेरी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपकी क्लास लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ, वैसे तो होना बैच वालों के लिए चाहिए था जो लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन बाकी लोगों को फायदा मिल रहा है, तो पॉजिटिव सेंसिटिव होगी। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कोई इंडस्ट्री चल रही है, इंडस्ट्री जो सामान बना रही है उसको प्रॉफिट हो रहा है, लोग खरीद रहे हैं, लेकिन उसके आसपास जो इंडस्ट्री में रह रहे हैं उनको एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन फेस करना पड़ रहा है, तो दिस इज नेगेटिव सेंसिटिव। तो उसके लिए पिगोवियन टैक्स में सेंसिटिव इसी टाइम लगा, बिकॉज क्वेश्चन बना था एक बार इस तरह से आपके इसी में सीरीज में, एक्सेंटिव कैन बी ऑफ दिस, मतलब टू टाइप्स इस तरह से था कुछ क्वेश्चन, ठीक है। दे दीजिए सब समझदार है, हम कैसे दें, तुम पर्सनल मिलना तो बताएंगे, और बहुत बेस्ट एग्जाम्पल था पॉजिटिव नेगेटिव सेंसिटिव का, लेकिन अब क्या करें, थोड़ा सा बात दें हम, नहीं तो तुम एग्जाम्पल देते हो तुम भूलते भी ना, इसमें थोड़ा भूल नहीं जानते भी, उसमें तुम भूलो ही नहीं, ठीक है। खैर छोड़ो, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं एफआरबीएम के बारे में, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, एफआरबीएम। सर चार्ज कॉन्सेप्ट स्टार्टेड गुप्ता, अच्छा चलो यहाँ पे आ जाओ भी गुप्ता से। तो एफआरबीएम फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट, ये 2003 में आया था, जिसके तहत गवर्नमेंट को बोला गया देखो यार, औकात में खर्च करो, लिमिट में खर्च करो, अच्छी बात है, बोरो भी कर लो, अच्छी ठीक है, लेकिन थोड़ा हाथ में रख करो। इट एम्ड टू लिमिट द जनरल गवर्नमेंट डेट टू 60% ऑफ जीडीपी बाई 2024-25, इतना लिमिट करने का टारगेट था, ठीक है। कहीं कहीं अगर कोई पूछ ले व्हाट इज डेट टू जीडीपी रेशियो, डेट टू जीडीपी रेशियो क्या होता है, तो कुछ नहीं, टोटल डेट जितना कंट्री का है, डेट मतलब लोन जितना चढ़ा हुआ है, ठीक है, और टोटल जीडीपी ऑफ कंट्री, ठीक है। हैविंग सेड दैट, थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन खेल लेते हैं, ठीक है। करिए पहला क्वेश्चन, द प्रोसीड्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट आर इंक्लूडेड एज, डिसइन्वेस्टमेंट की प्रोसीड्स कहाँ जाएंगी, डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश हो रहा है, कहाँ जा रहा है, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट, कैपिटल रिसीट, टैक्स रेवेन्यू, बहुत सिंपल है, इसमें हो गया कैपिटल रिसीट में ना, आई थिंक सिंपल है। एफआरबी तो सुनिए, एफआरबी नहीं होता है। जीएसटी इज एन डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, ओरिजिन बेस्ड प्रोडक्शन टैक्स, डेस्टिनेशन बेस्ड सेल्स टैक्स एंड ट्रांजैक्शन, ओरिजिन बेस्ड टैक्स ऑन सेल्स ट्रांजैक्शन, बताओ भैया, जब कोई चीज़ प्रोड्यूस होती है तब जीएसटी लगता नहीं, जैसे आप कुछ खरीदने जाते हैं तो तब जीएसटी आपको देना पड़ता है, हाँ। डेस्टिनेशन बेस्ड कंज्यूम करने के टाइम पे जीएसटी भरना होता है, कंजम्पशन टैक्स होता है। फिस्कल डेफिसिट इन द ईयर बजट मींस, फिस्कल डेफिसिट इन बजट में क्या मतलब होता है, तुमसे मतलब नहीं तुमसे मतलब रिजल्ट आ गया किसी का यार, फाइनल रिजल्ट आ गया, स्टेनो का रिजल्ट आ गया, किसकी आई फर्स्ट रैंक, रुक जा यार, जब जो ही मामला संगीन है अभी, ज़्यादा चूचा नहीं करेगा कोई अभी। आज स्टेनो का रिजल्ट आया, सब मेरा सिलेक्शन हो गया, रुको यार रिजल्ट शेयर कर दें, सब खुशी के मौके होते हैं, ऐसे गवाए नहीं जाते, खुशियाँ आई हैं तो जरा मिठाई बांट दिया। तो ये वाला कर लिया मिठाई का, हाँ चलो। तो ये वाला क्या होगा, फिस्कल डेफिसिट, डिफरेंस बिटवीन करंट एक्सपेंडिचर नेट इंक्रीज इन द बोरोइंग्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से क्या मतलब चल रहा है यहाँ पे, यानी क्या चल रहा है सब, द सम ऑफ बजटरी डेफिसिट एंड यानी बजटरी डेफिसिट और बजट डेफिसिट में अगर आप बोरोइंग को भी इंक्लूड कर दोगे, ठीक है, ये होगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कैपिटल रिसीट, डिसइन्वेस्टमेंट आता है, इंटरेस्ट जो ब्याज हर महीने बढ़ते हैं, रिकरिंग और रिकरिंग नेचर का होता है, ये रेवेन्यू में जाएगा, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, दो को हटाओ तुरंत, पहला तो होगा ही होगा, पहला दोनों में, तीसरा भी होगा, तीसरा चेक नहीं करना, चौथा बोरो करोगे तो ये बोरो करोगे तो कैपिटल रिसीट का ही पार्ट है वो, ठीक है। तो 1 3 4, चलो भाई ये दो क्वेश्चन करो जल्दी से, दो क्वेश्चंस को। was first introduced in the tax devolution formula for sharing in tax, ठीक है। तो किस उसमें आया था ये आपका 14th फाइनेंस कमीशन में आया था, विच वॉज हेडेड बाई YV रेड्डी, NK सिंह ने 15th किया था, 16th अभी अरविंद पनगड़िया। इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग इंड्यूस्ड बाई द इंक्रीज इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज नोन एज,
यानी कि प्राइवेट स्पेंडिंग में इंक्रीज होना ड्यू टू इंक्रीज इन द गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज नोन एज क्राउडिंग इन डेफिसिट फाइनेंसिंग। अच्छा, डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होती है? डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब गवर्नमेंट अपने जो डेफिसिट होता है, मतलब जो लोन वोन ले रखे होते हैं उसको नॉट लोन, मतलब जो उसका, अरे भाई जिसका गैप है, मतलब रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर का जो गैप है, खर्चे ज़्यादा है इनकम कम है, तो जो गैप है उसको भरने के लिए, उसको फाइनेंस करने के लिए, उसको बोलते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज क्राउडिंग इन। ठीक है, क्राउडिंग इन इफेक्ट। चलो ये दोनों क्वेश्चन करो। विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट मूटेड द आइडिया ऑफ डेफिसिट फाइनेंसिंग? तो फर्स्ट तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का कॉन्सेप्ट किसने रखा था? एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, तो कीनीस ने। ठीक है, जॉन मेनार्ड कीनीस। मैंने आपको बताया था कहाँ से, इंग्लैंड से हैं, और इनको हम फादर ऑफ किस नाम से जानते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स की मैक्रो इकोनॉमिक्स, बदल दी से। और अगला क्वेश्चन जो होगा इसका आंसर क्या होगा? नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी, कॉस्मेटिक, पेट्रोल। ठीक है, पेट्रोल देखा था, काफ़ी सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट कवर्ड नहीं थे। ओके, माइक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात करेंगे तो ये हैं अपने फादर, कहीं कहीं अल्फ्रेड मार्शल भी दिए रहते हैं। ठीक है, फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के फादर हैं, किनिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सबस्यूम्ड अंडर द जीएसटी इन इंडिया? तो इसमें से जीएसटी के तहत कौन सा नहीं आया है? मैंने आपको बताया भी था, इफ़ यू कैन रिकॉल। तो ठीक, क्लियर, बाकी तो सबस्यूम हो चुके हैं, पेट्रोल। अगला इज़ नॉट करेक्ट, बदल दी से। और भी है, हाँ, एक दो क्वेश्चन और है। चलो, फॉर ह्यूमन यूज़ एंड 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी। यस, हमने देखा था अल्कोहल है ना, दारू, और जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं वो आउटसाइड हैं जीएसटी से। उनमें आपका हमने देखा था वैट वगैरह लगता है ना। अमेंडमेंट 122 टू दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केप्ट ओनली अल्कोहल फॉर ह्यूमन यूज़ आउटसाइड दी। हाँ, पहले ओके, एंड प्रेशियस मेटल्स आर टैक्स्ड एट अ रेट ऑफ 1% जीएसटी। एंड ये तो सही है, डायमंड 0. ये गलत होगा। ठीक है, जो प्रेशियस मेटल होते हैं उनमें 3% लगता है जीएसटी। नॉट शेयरेबल विद द स्टेट, इनमें से कौन सा टैक्स है जो स्टेट्स के साथ शेयर नहीं करना होता है सेंट्रल गवर्नमेंट को? बेसिक एक्साइज, एडिशनल एक्साइज और स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, कौन सा शेयर नहीं करना होता है? तो इसमें बेसिक वाला शेयर करना होता है। ठीक है, लेकिन जो एडिशनल है और स्पेशल एडिशनल है वो आपका शेयर करना होता है। सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, बेसिक वाला शेयर करना होता है, ये दोनों शेयर नहीं करने होते। तो आपका 2 और 3 होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये दोनों शेयर नहीं करने होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कंप्राइजेज द मेजर पोर्शन ऑफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहाँ आ रहा था, इफ़ यू कैन रिकॉल? सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट को कौन सा एक्सपेंडिचर करना पड़ रहा था? इंटरेस्ट पेमेंट। और इंटरेस्ट पेमेंट कैसा होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही तो होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेंट्रल पूल टू बी शेयर्ड विद द स्टेट्स? क्या नहीं शेयर करना है स्टेट से? पर्सनल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, चार्ज एंड सेस, या फिर एक्साइज ड्यूटी? क्या नहीं शेयर करना है? तो सर चार्ज एंड सेस। ओके, तो हमारा ये पूरा लेक्चर होता है ख़त्म। आपको करना है इसको रिवाइज। मिलते हैं कल सेम टाइम पे।